तो आज का हमारा टॉपिक है समबाहु त्रिभुज। यदि समबाहु त्रिभुज की बात की जाए तो समबाहु त्रिभुज में छोटे एग्जाम से लेकर एसएससी सीजीएल मेंस तक के एग्जामों में अब तक जितने भी आपके टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न आपके सिर्फ और सिर्फ 2 मैटरों से सॉल्व होते हैं। आज हम आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मैटर बताएंगे समबाहु त्रिभुज से संबंधित। उन 2 मैटरों से आपका कोई भी कैसा भी प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। और यदि एसएससी सीजीएल मेंस की बात की जाए तो वहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें थोड़ी लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी अलग होती है, उसे समझने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। और हम जो आपको 2 मैटर बताएंगे, यदि आपने वो 2 मैटर अच्छे से समझ लिए तो एसएससी सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चंस को ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे 100% गारंटी के साथ। तो सबसे पहले हम वो 2 मैटर पढ़ेंगे। उन 2 मैटरों को पढ़ने और अच्छे से समझने के बाद फिर हम अच्छे प्रश्नों को लगाएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। समबाहु त्रिभुज। यदि समबाहु त्रिभुज की बात की जाए तो देखिए, सबसे पहला हमारा पॉइंट है प्रत्येक अंत्यकोण 60 डिग्री होता है। याद रखना है आपको, सारे ही पॉइंट जितने ही बता रहे हैं वो सारे ही पॉइंट आपके काम आने वाले हैं। ये आपका फर्स्ट मैटर है। इसके बाद हम आपको बताएंगे सेकंड मैटर। फर्स्ट मैटर में जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें फॉर्मूलों का प्रयोग किया जाता है और साथ में थ्योरी का प्रयोग किया जाता है। जो सेकंड मैटर जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ रेशियो का प्रयोग किया जाता है और कुछ पॉइंट होते हैं, उनको आपको समझना अति आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मैटर पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड मैटर। तो यहाँ पर बोला गया है, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ हमारा एक त्रिभुज है। हम नहीं कह सकते कि ये समबाहु त्रिभुज है कि समद्विबाहु है या कौन सा त्रिभुज है। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट बोला गया है कि प्रत्येक अंत्यकोण 60 डिग्री का होता है। ठीक, अब हमने बोला यहाँ पर ये जो कोण है ये आपका 60 डिग्री का कोण है और ये कोण है ये भी आपका 60 डिग्री का कोण है और ये भी कोण आपका 60 डिग्री का कोण है। ठीक, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पर प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है। हमेशा याद रखना है, प्रत्येक भुजा की लंबाई जो होती है वो समान होती है। हमने बोला ये वाली जो भुजा है इसे बोल दिया हमने कि इसकी लंबाई कितनी है, ए है। ठीक, और इस भुजा की लंबाई कितनी है, इसकी भी ए है। और इसके बाद ये जो आपकी भुजा है इसकी लंबाई भी आपकी ए है। हमने बोला प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होती है, समान होती है। ठीक, प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है कोण द्विभाजक माध्य का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। ठीक, कोण द्विभाजक माध्य का और लंब तीनों एक ही होते हैं। अब ध्यान से समझ लीजिए, मान के चलिए हमने यहाँ से एक लंब डाला। ठीक, हमने क्या किया कि यहाँ से एक लंब डाला, इस प्रकार से हमने एक लंब डाल दिया। और हमने आपको पहले ही बताया है लंब क्या होता है, कोण समद्विभाजक क्या होता है और माध्य का क्या होता है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि लंब का कार्य होता है कि जिस भुजा पर लंब डाला जा रहा है उस भुजा पर सदैव वो दोनों साइड 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि कोण द्विभाजक होता है। कोण द्विभाजक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो आपका एंगल है ये आपका टोटल 60 डिग्री का एंगल बनाया था हमने। और यदि ये एक कोण द्विभाजक है तो कोण द्विभाजक का कार्य क्या होता है कि कोण द्विभाजक का कार्य होता है कि ये जो कोण है आधा जो होगा वो 30 डिग्री का होगा और आधा जो होगा वो 30 डिग्री का होगा। सिंपल सी बात यही होती है। देखिए, लंब का कार्य सीधा सीधा समझ लीजिए, लंब का कार्य होता है जिस भुजा पर लंब डाला जा रहा है वह उस भुजा पर सदैव 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक, अब दूसरा पॉइंट ये जो आपकी रेखा होती है ये आपकी कोण द्विभाजक भी होती है। और कोण द्विभाजक का अर्थ होता है कि वह क्या कर रही है रेखा कि वह जिस शीर्ष से जा रही है तो उस शीर्ष पर जो भी आपका कोण बन रहा है उसे 2 भागों में बांट देगी, समान 2 भागों में। ठीक, अब बात करते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, सबसे पहला कोण द्विभाजक हो गया, दूसरा हो गया आपका लंब हो गया। ठीक, तीसरा देखते हैं माध्य का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। त्रिभुज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यदि कुछ भी है तो माध्य का है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक,
अब माध्यिका क्या होती है, तो माध्यिका के लिए हमने आपको पहले ही बताया था त्रिभुज वाली क्लास में, जो आपकी थ्योरी वाली क्लास थी। माध्यिका का कार्य सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि वह जो उसके सामने कुछ भी आ जाए, उसके सामने कुछ भी आ जाए, उसे सदैव ही दो समान भागों में बांटती है। क्षेत्रफल हुआ किसी त्रिभुज का, तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को, यदि मान के चलो ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में ये एक माध्यिका है, यदि ये एक माध्यिका है तो यहाँ पर यदि इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पर इस आधे का क्षेत्रफल यहाँ पर होगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस आधे का क्षेत्रफल होगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। दूसरी बात, माध्यिका जो होती है जिस भी भुजा पर डाली जाती है, माध्यिका जो होती है जिस भुजा पर भी डाली जाती है, वह उस भुजा को सदैव समान दो भागों में बांटती है। यहाँ से यहाँ तक जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई यहाँ से यहाँ तक होगी। तो हम कह सकते हैं यदि यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लंबाई यदि a है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई क्या हो जाएगी a/2, और यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई क्या हो जाएगी a/2। क्लियर है इतनी सी बात। अब माध्यिका कार्य दूसरा क्या होगा, कि माध्यिका का कार्य होता है हमेशा ही कोण को दो भागों में बांटना। हमने आपको क्या बताया था कि माध्यिका के सामने कुछ भी आ जाए, उसका कार्य होता है सदैव दो भागों में उसे बांटना। ठीक, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका अगला, अंतःकेंद्र परिकेंद्र दोनों एक ही स्थान पर होते हैं। अब हमेशा याद रखिए, यदि जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया, तो यहाँ पर ये जो आपने त्रिभुज बनाया है, इस त्रिभुज के अंदर मान लिया कि हमने यहाँ पर एक वृत्त बना दिया। ठीक, अब ये जो वृत्त है इसका यहाँ पर ये एक केंद्र है। ठीक, इसी प्रकार से हमने एक इसके पूरे घेरते हुए ये एक परिवृत्त बना दिया। तो यहाँ पर ये जो केंद्र होता है ये सारे ही त्रिभुज में एक ही जगह पर नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है। सारे त्रिभुजों में एक ही जगह पर नहीं होता है। ये परिवृत्त का जो केंद्र होगा वो भी आपका यहीं पर होगा और अंतःवृत्त जो होगा उसका भी केंद्र आपका यहीं होगा। और ऐसा होने का कारण क्या होता है, तो ऐसा होने का कारण होता है कि त्रिभुज की सारी ही जो भुजाएं होती हैं उनकी लंबाई समान होती है। इस वजह से उसका जो केंद्र होता है, तो परिवृत्त का केंद्र और अंतःवृत्त का केंद्र दोनों एक ही जगह पर होते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक केंद्र बनाया, ये आपका एक केंद्र है और इसे सदैव ही जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये हमने जी से प्रदर्शित कर दिया। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सदैव जी से ही प्रदर्शित करते हैं, आप किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी होती है। देखिए, यदि अंतःवृत्त का केंद्र है तो उसे इंटीरियर एंगल बोलते हैं, तो उसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से उसे कैसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, तो हमने इसे जी से प्रदर्शित किया है। ठीक, अब यहाँ पर आपको एक बात और समझनी है, यदि यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है और इस त्रिभुज में हमने सबसे पहले एक ये माध्यिका डाली, उसके बाद दूसरी एक ये माध्यिका डाल दी और तीसरी हमने आप यहाँ पर एक ये माध्यिका डाल दी। तो इन माध्यिकाओं के कटान बिंदु के द्वारा केंद्रक का निर्माण होता है, जिसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हम बोल रहे थे कि इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये जो केंद्रक है, इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट एक ये याद रखना है कि ये जो आपकी माध्यिका होती है, ये तो इसके सामने जो कुछ भी आएगा उसे दो भागों में बांटेगी, लेकिन ये जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर ये जो आपका केंद्रक है, ये क्या करेगा, इसका रेशियो कितना रहेगा, इसका रेशियो यहाँ पर 2 और इसका रेशियो 1। हम बोलते हैं जैसे कि इस भुजा को यहाँ से लेकर, देखिए ये आपका त्रिभुज है ए बी और सी, हमने ये ए बी सी एक त्रिभुज माना है और यहाँ पर हमने बोला यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है ये हमने माना है जी, ये क्या हो गया ए जी हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे हम मान लेते हैं ओ। ठीक, तो जी से लेकर ओ तक ये आपका 1 रेशियो रहेगा और ए से लेकर जी तक ये हमेशा ही आपका 2 रेशियो रहेगा। और आप हमेशा ही ये गलती कभी भी ना करें, इसमें जो आपका रेशियो होता है उसे किस प्रकार से रखना है वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। हमेशा ही जब रेशियो रखा जाएगा तो शीर्ष की साइड से हमेशा ही उसका रेशियो 2 रहेगा और जिस भुजा पर माध्यिका डाली जा रही है उस रेशियो 1 रहेगा। अब यहाँ ये शीर्ष है तो यहाँ पर 2 रहेगा और यहाँ पर ये भुजा है तो यहाँ पर 1 रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखोगे तो ये एक शीर्ष है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या रहेगा 2 रेशियो रहेगा और यहाँ पे 1 रेशियो रहेगा। क्लियर है इतनी सी बात, शीर्ष पर हमेशा ही 2 रेशियो रहता है। ठीक,
तो यहाँ पर 2 रेशियो है और यहाँ पर 1 रेशियो है। तो AG जैसे कि हम यहाँ पर लिख दें AG रेशियो GO इनका रेशियो क्या होगा, तो इनका रेशियो होगा 2:1। ठीक, क्लियर है इतनी सी बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं, उन्हें आपको समझना है। परिमाप की बात की जाएगी तो परिमाप सबको ही पता होता है, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे कुछ भी हो, उसका परिमाप सदैव क्या होता है कि जितनी भी उसकी भुजाएं होती हैं सबका क्या करना है, योग करना है। ठीक, उसके बाद क्षेत्रफल की बात की जाए तो आपको याद रखना है इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका √3/4a²। ठीक, ए का मतलब यहाँ पर होता है आपका भुजा, कोई भी एक भुजा आपको लेनी है। ठीक, तो √3/4a²। और इसके बाद यदि यहाँ पर माध्यिका डाली जा रही है, सिर्फ इतने की यहाँ पर लंबाई दी गई है, तो आप अच्छे से बोल सकते हो, यहाँ पर ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, ये आपका समकोण त्रिभुज भी तो बनता है ना। यहाँ से इस प्रकार से लिया, इस प्रकार से लिया, तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बना, और इसी प्रकार से इधर भी ये समकोण त्रिभुज बना, यूँ इधर भी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर यदि ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, देखिए क्षेत्रफल के फॉर्मूले और ऊंचाई के फॉर्मूले में ज़्यादा अंतर नहीं होता। क्षेत्रफल के फॉर्मूले में यहाँ पर 4 से डिवाइड किया जाता है, तो ऊंचाई के फॉर्मूले में यहाँ पर 2 से डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर भुजा का स्क्वायर किया जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ भुजा का गुणा किया जाता है। ठीक, तो ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है, ऊंचाई को हम h बोलते हैं। ठीक, h बोलते हैं ऊंचाई को। तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है आपका √3/2a, और क्षेत्रफल का क्या होता है √3/4a²। ठीक, इसके बाद बात करते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी कि ये जो है, ये वाला जो अंतःवृत्त बना हुआ है, इसकी जो त्रिज्या होती है उसे हमेशा ही स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है r बराबर a/2√3। क्या होता है a/2√3, और आपको पता है a क्या होता है, भुजा होती है। ठीक, अब यहाँ पर ये आपका परिवृत्त है। ठीक, अब ये जो परिवृत्त है इसकी यदि त्रिज्या की बात की जाए तो ये होती है आपकी कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं सदैव से। तो बाह्यवृत्त की त्रिज्या जो हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, भुजा लेंगे और भुजा में √3 से डिवाइड करेंगे। ठीक, यानी कि a/√3। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये फर्स्ट मैटर था, ये आपको अच्छे से समझ आ गया है। तो आपको अब सेकंड मैटर समझना है। इन 2 मैटरों को समझने के बाद हम अच्छे प्रश्न लगाएंगे, जो कि आपके SSC CGL लेवल तक के प्रश्न हैं, और उसके बाद कुछ ईजी प्रश्न भी हैं। यानी कि हम सीधा बोलें तो जितने भी आपके अब तक के टाइप पूछे गए हैं वो सारे ही टाइप आपके यहाँ पर कवर होने वाले हैं। ठीक, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हमें क्या पढ़ना है, सेकंड मैटर समझना है। अब सेकंड मैटर में क्या होता है, तो देखिए फर्स्ट मैटर में क्या था, वहाँ पर सिर्फ थ्योरी थी और वहाँ पर फॉर्मूले थे। ठीक, उनके द्वारा हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर सेकंड मैटर में हमें समझना है रेशियो मेथड वगैरह, जो आपके मेथड होते हैं और कुछ अलग भी ट्रिक होती हैं, उन्हें हमें समझना है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया हमने, और आपको पता है हम समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो समबाहु त्रिभुज में हमेशा ही आप याद रखोगे, जैसे कि ये आपका G केंद्रक है, तो केंद्रक से यहाँ पर ये दूरी, और यहाँ से ये दूरी, और यहाँ से ये दूरी। ठीक, ये आपकी 3 दूरियां हैं। ठीक, अब 3 दूरियों को हमने बोला, जैसे कि हम इसे बोलते हैं, इसे हम मान लें A, इसे मान लें B, और इसे मान लें C। कुछ भी मान सकते हो, आपको सिर्फ समझना है, यहाँ पर रट्टा नहीं मारना है। वहाँ पर आप फॉर्मूलों को रट्टा मार सकते हो, कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है। ठीक, अब यहाँ पर दूसरी बात की जाए तो यहाँ पर यदि एक त्रिभुज है और एक समबाहु त्रिभुज में यहाँ पर ये, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। ठीक, यदि ये हाइट है तो आप सबसे पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है कि ये जो आपका पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, ये जो आपकी परपेंडिकुलर भुजाओं पर डाले गए हैं, ये आपके, इनकी जो लंबाई होती है वो सदैव हाइट के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि हाइट बराबर होती है किसके, यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है आपका, यहाँ पर तो आपकी ये भुजाओं की लंबाई दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इस त्रिभुज का हाइट कितनी होगी। तो आपको क्या बताना है, जैसे कि A, B और C तीनों का योग करना है, A + B +
सी। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर आप ध्यान से देखिए दूसरा मैटर हमारा क्या है। तो दूसरा मैटर हमारा कुछ ऐसा है जैसे कि यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बनाया हमने एक। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर क्या किया, एक अंतःवृत्त बना दिया। ठीक, यहाँ पर एक हमने अंतःवृत्त बनाया और उसके बाद जैसे कि यहाँ पर ये इसका केंद्र है। ठीक, और इसी प्रकार से यहाँ पर हमने क्या किया कि एक परिवृत्त भी बना दिया। यहाँ पर हमने एक परिवृत्त भी बना दिया और हमने आपको पहले ही बताया था थ्योरी में कि अंतःवृत्त और परिवृत्त दोनों का केंद्र एक ही स्थान पर बनता है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से हम दूरी नापें तो ये क्या होगा, स्मॉल r होगा, यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। और यहाँ से इसी प्रकार से हम यहाँ तक दूरी मापें तो ये क्या होगा, आपका परिवृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक, ये आपकी परिवृत्त की त्रिज्या हो गई और ये आपकी अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गई। तो आपको हमेशा ही एक बात याद रखनी है कि ये यहाँ पर परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो अंतःवृत्त की त्रिज्या की सदैव डबल होती है। कितनी होती है, दुगनी होती है। तो आपको सेकंड पॉइंट हमेशा यहाँ पर क्या याद रखना है, तो सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि जो परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो सदैव दुगनी होती है किसके, अंतःवृत्त की त्रिज्या के। ठीक, इस पर डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। इन पर यहाँ पर दिया जाता है कि परिवृत्त की त्रिज्या इतनी है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, या फिर अंतःवृत्त की त्रिज्या इतनी है तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वहाँ पर यदि आप फॉर्मूले से उन प्रश्नों को सॉल्व करते हो तो वहाँ पर टाइम लगता है और आपको अच्छे से पता है कि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। एग्जाम में हमारे पास सिर्फ 1 मिनट होता है एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। ठीक, इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर जैसे कि हमने एक त्रिभुज बनाया, ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक, अब हमेशा ही आप याद रखोगे, जैसे कि इसका नाम रख देते हैं ABC। अब बात करते हैं रेशियो की। तो सबसे पहली बात हमने आपको अभी बताया था कि ये जो रेखा है ये केंद्रक के द्वारा 2:1 के अनुपात में विभाजित की जाती है। ठीक, और यहाँ पर हम G पॉइंट डाल देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे हमने बोला ये आपका तीसरा मैटर है, तीसरा पॉइंट है ये आपका। यहाँ पर बोला हमने अंतःवृत्त की त्रिज्या का रेशियो और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का रेशियो क्या होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या का रेशियो 1 होगा और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का रेशियो 2 होगा। ठीक, अब इसी प्रकार से हम इसे बोलते क्या हैं, हम इस पूरे को h ही तो बोलते हैं, यानी कि ये क्या है, हमारी ऊंचाई ही तो है। a से लेकर इसे हम नाम दे देते हैं ABC, यहाँ पर D रख देते हैं। ठीक, तो ये क्या होगा, AD जो होगा वो क्या है, h ही तो है, यानी कि ऊंचाई तो है। तो ऊंचाई है तो इसका रेशियो कितना होगा, यानी कि यदि हम हाइट की बात करें तो पूरी का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1, यानी कि 3 रेशियो हो गया। तो हाइट का रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 3 रेशियो हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं हम भुजा की। भुजा सारी समान होती हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि भुजाओं का जो रेशियो होता है वो होता है आपका 2√3। ठीक, ये भी होगी आपकी 2√3 और ये भी होगी आपकी 2√3। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर A से लेकर B तक 2√3, A से लेकर C तक 2√3 और B से लेकर C तक 2√3। तो यहाँ पर हम यदि साइड की बात करें, यानी कि भुजा, ऐसे भुजा लिख देते हैं। ठीक, भुजा की बात की जाए तो क्या होगा आपका 2√3। ठीक, अब इसके बाद यदि यहाँ पर हम बात करें B से लेकर D तक या D से लेकर C तक, तो इसका रेशियो क्या बनेगा, तो आपको हमेशा ही याद रखना है यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरी भुजा का रेशियो कितना है, 2√3। 2√3 का मतलब क्या हुआ, √3 + √3, यानी कि 2√3 हैं जो कि जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर B से लेकर D तक का हो जाएगा आपका √3 और D से लेकर C तक इसका भी हो जाएगा आपका √3। तो यहाँ पर हम बोलेंगे
तो यहाँ पर BD रेशियो CD, इनका रेशियो कितना हो जाएगा, √3 और √3, √3 रेशियो √3। अब इतनी सी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक। ये आपका तीसरा पॉइंट था, ठीक। अब इसका चौथा पॉइंट होता है आपका, चौथा पॉइंट आप ध्यान से समझ लीजिए। तो चौथा पॉइंट क्या होता है, चौथे पॉइंट की बात करते हैं। तो चौथा पॉइंट होता है आपका क्षेत्रफल, यानी कि एरिया। यदि एरिया निकालने की बात की जाए तो एरिया के लिए आप क्या रखोगे, वहाँ पर आप रखोगे 2√3n², ठीक। क्षेत्रफल के रेशियो जो रखोगे आप, तो वो क्या रखोगे, 2√3n²। यदि क्षेत्रफल दिया होगा तो वहाँ पर आप ये रखोगे। अब इसमें आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर n इसका मतलब क्या है, तो n का मतलब होता है आपका अनुपात, जो आपके रेशियो जो हैं, ठीक। n की जगह पर आपको क्या रखना है, रेशियो रखना है। जिस किसी का भी रखना है उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये आपके 4 पॉइंट थे, ये 4 पॉइंट आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। इसके बाद अब हम करते हैं क्वेश्चंस, ठीक। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये एक प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसे देखते हैं। देखिए, एग्जाम में पूछे हुए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं तो देखने में तो काफ़ी हार्ड लगते हैं, और इसकी जो आपकी लैंग्वेज है वो भी थोड़ी ऐसी ही है, लेकिन वो काफ़ी इजी होते हैं। यदि आपको अच्छे से वो दोनों मैटर आते हैं तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं ईजीली। देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पर आप इसे देखोगे तो PQ, S और R एक पाई त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि है, परिधि पर स्थित बिंदु हैं। इस प्रकार PQR एक समबाहु त्रिभुज है और PS वृत्त का व्यास है। चतुर्भुज PQSR का परिमाप क्या होगा, और यहाँ पर ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसे ध्यान से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि हमारा एक वृत्त है, ठीक। यहाँ पर हमारा एक वृत्त है और वृत्त के अंदर यहाँ पर क्या किया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण किया गया है। जैसे कि यहाँ पर हम वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर त्रिभुज जो बोला गया है PQR, PQR एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक। तो इसे हम नाम दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पर है P और यहाँ पर है Q और यहाँ पर है R, ठीक। अब यहाँ पर PQSR और यहाँ पर बोला गया है चतुर्भुज बन रहा है एक, कौन सा बन रहा है, PQSR। PQ यानी कि S यहाँ पर बनेगा तो R यहाँ पर बनेगा, कन्फर्म इतना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका S बन जाएगा, ठीक। PQSR एक का परिमाप क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पर इस प्रकार PQR एक समबाहु त्रिभुज है और PS वृत्त का व्यास है, और जो P और S जो है वो वृत्त का व्यास है। और आपको अच्छे से पता है वृत्त का व्यास क्या होता है, दोनों त्रिज्याओं को यदि मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, वृत्त का व्यास बन जाता है, ठीक। अब यहाँ पर ये आके हमारा प्रश्न की जो कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर एक बात और बोली गई है, R एक पाई त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि है, यानी कि R जो है वो किसके बराबर है, पाई के बराबर है। किसके बराबर है, पाई के बराबर है, ठीक। इतना यहाँ पर बोला गया है, तो ये भी हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक। प्रश्न में जो भी मैटर दिया गया हो वो सारा ही आपका इम्पोर्टेंट होता है, ठीक। यहाँ पर आप अच्छे से जानते हो, सबसे पहली बात यहाँ पर यदि इस भुजा की बात की जाए तो अभी हमने बोला था कि भुजाओं का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 2√3, ठीक। तो यहाँ से P से लेकर Q तक इसका रेशियो कितना होगा, 2√3, ठीक, और इसका 2√3, ठीक। अब इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे कि हम यहाँ पर ये आपका एक G पॉइंट बना दें,
केंद्रक बना दिया और यहाँ पर हम इसे भी एक कोई नाम दे देते हैं, जैसे कि हमने इसे ओ नाम दे दिया। ठीक, तो यहाँ पर हमने आपको बताया था ये किस रेशियो में विभाजित होते हैं, तो 2:1। ठीक, 2:1 के रेशियो में ये विभाजित होते हैं। तो इसी प्रकार से यदि यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाया जा रहा है, जैसा कि वहाँ पर बोल रहा है कि एक चतुर्भुज है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Q से S को जोड़ देंगे, ठीक, और R से S को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बन गया PQSR। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ध्यान से देखिए, इसका रेशियो 2 है और इसका रेशियो 1 है, तो इसको देखते हुए इसका रेशियो आपका 1 रहेगा और इसका रेशियो यदि 1 रहेगा तो इसका रेशियो कितना रहेगा आपका 2 रेशियो रहेगा और इसका भी रेशियो क्या रहेगा 2 रेशियो रहेगा। ठीक, इतनी सी बात आपकी क्लियर होगी। अब दूसरी बात क्या बोली गई है, सबसे पहले आप ये याद रखिए कि यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको देखा जाए तो ये क्या है आपका R जो त्रिज्या है वो किसके पाई के बराबर है। तो हम यहाँ पर देखिए ध्यान से समझ लीजिए हम पहले क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो 2 जो आपका रेशियो दिया गया है P से लेकर G तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई हम क्या मान सकते हैं, या हम उसे R भी कह सकते हैं या फिर हम उसे पाई भी कह सकते हैं, बिल्कुल R भी बोल सकते हैं या पाई भी बोल सकते हैं, R त्रिज्या। ठीक, अब इसके बाद यदि ये आपका 2 रेशियो है तो इसे भी हम क्या बोल सकते हैं, या तो हम इसे R बोल दें या फिर हम इसे पाई बोल दें। इसी प्रकार से ये आपका 2 है तो इसे भी हम क्या बोल सकते हैं, R बोल सकते हैं या फिर हम इसे पाई बोल सकते हैं। ठीक, क्योंकि लंबाई समान है। ठीक, भले ये त्रिज्या नहीं है लेकिन यहाँ पर भी 2 रेशियो है, वो तो आपकी त्रिज्या है ना, लेकिन इतनी जो आपकी लंबाई है इसे तो हम R भी बोल सकते हैं, पाई भी बोल सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी आपका 2 रेशियो होगा वहाँ पर हम उसे R भी रख सकते हैं और पाई भी रख सकते हैं। ठीक, अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमें क्या करना था, परिमाप निकालना था PQSR का, और परिमाप सदैव क्या निकालते हैं, सभी भुजाओं का योग कर देते हैं। तो हम परिमाप निकालें तो परिमाप क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 2 है, 2 प्लस यहाँ पर आपका 2 है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 2 है, 2 प्लस और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 2√3 है, 2√3 प्लस और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 2√3 हो गया, 2√3। ठीक, तो चारों ही भुजाएं हमने ले ली हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो 2 और 2 कितना हो गया 4 प्लस यहाँ पर 2√3 और 2√3, तो टोटल कितना हो गया आपका 4√3। क्लियर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 को हम कॉमन ले लेते हैं। यदि हम 4 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है हमारा, यहाँ पर हमने 4 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमारा बना 1 प्लस √3। ठीक, कॉमन लेना आप अच्छे से जानते ही होंगे। यहाँ पर बना हमारा 1 प्लस √3, 4 1 प्लस √3। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कहीं पर भी आंसर नहीं है, 4 1 प्लस √3। ठीक, तो एग्जामिनर यहाँ पर जो प्रश्न का जो आंसर रखता है, आंसर को थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ाकर रखता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो इसका रेशियो कितना है आपका 2 है और इसका रेशियो कितना है 2 है, और 2 को 2 और 2 इन दोनों को यदि हमने मिलाया तो हमारा कितना बना, हमारा 4। यदि हम कह सकते हैं कि ये जो 4 है यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यदि हम इन्हें माने कि ये आपकी पाई और पाई हैं, तो यदि हम इसे पाई और पाई माने, पाई प्लस पाई इस प्रकार से माने, तो 1 प्लस √3 हम इसे इस प्रकार से रखते हैं। तो यहाँ पर आंसर एक प्रकार से और रखा जा सकता था, वो क्या हो सकता था 2 पाई 1 प्लस √3, इस प्रकार से भी आंसर रखा जा सकता था। अब इस प्रकार से भी आंसर नहीं रखा गया है, तो यानी कि हम 2 को हम पाई भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर हम R भी तो बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर R प्लस R 1 प्लस √3। ठीक, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका R और R क्या हो जाएगा 2R 1 प्लस √3। ठीक, और यहाँ पर 2R ये रहा 2R 1 प्लस √3, तो 2R 1 प्लस √3। तो क्वेश्चन में जो आंसर है बस उसको थोड़ा घुमा फिरा कर दिया है, आंसर आपका पहले ही निकल चुका था 4 1 प्लस √3, इतना ही आपका आंसर था, लेकिन आंसर को थोड़ा घुमा दिया था तो वो वहाँ पर इस प्रकार से हो गया था। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा 2R 1 प्लस √3। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के किनारों को काटकर एक नियमित षट्भुज का निर्माण किया गया है, तब उस षट्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पर हम यदि एक त्रिभुज बना लें, ये एक हमारा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक, ये हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया। अब इस समबाहु त्रिभुज का क्या किया गया है, इसके किनारों को काट दिया गया है और एक नियमित षट्भुज बनाया गया है। देखिए नियमित षट्भुज का मतलब है कि इसकी जो 6 भुजाएं होंगी वो सभी जो होंगी उनकी सारी लंबाई समान होगी, यानी कि 6 भुजाओं की लंबाइयाँ जो होंगी वो समान होंगी। तो यहाँ पर यदि ये जो भुजा है इसके यदि हम किनारों को इस प्रकार से काटेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि भुजाओं की लंबाई हमेशा बराबर करनी होगी। ठीक, जैसे कि हमने यहाँ पर की और यहाँ पर इस प्रकार से भुजाओं की लंबाई सदैव समान ही होगी। ठीक, अब ये मान लीजिए इनकी भुजाओं की लंबाई जो है वो समान है। ठीक, थोड़ा आगे पीछे दिख सकता है लेकिन यहाँ पर भुजाओं की लंबाई जो है वो समान है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यदि भुजाओं की लंबाई समान होगी तो एक पूरी जो भुजा है इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इसे यदि 3 भागों में बांटेंगे तो कितनी हुई, यहाँ पर हमारी हुई ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। ठीक, इसी प्रकार से ये भुजा होगी, ये भी 2 2 2 2 2 और 2 2 2 के पेयर में ये बढ़ जाएंगी। अब इसके बाद यदि यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यदि ये जो भुजाएं हैं इनकी दूरियाँ यदि समान हैं, यदि इनकी लंबाइयाँ समान हैं, तो यदि ये पूरा ही एक समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पर ये जो 1 2 3 ये तीनों जो त्रिभुज बने हैं ये भी आपके समबाहु त्रिभुज ही बनेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं समान होती हैं, तो ये भी 2 हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी और ये भी 2 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर जितनी भी भुजाएं हैं उन सबकी लंबाई कितनी हो गई, 2 2 हो गई। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए हमें क्या करना है कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर यदि एक समबाहु त्रिभुज है ये पूरा, तो यहाँ पर सबसे पहले ये वाला एक छोटा समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल हम निकालें तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे √3/4 और a स्क्वायर यानी कि भुजा कितनी है 2 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा √3। यहाँ पर एक छोटे त्रिभुज का निर्माण किया, एक छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला गया है। अब यहाँ पर यदि हम तीन छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल की बात करें तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 और ये 3, ये तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, तो 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना हो जाएगा हमारा। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम बड़े त्रिभुज की बात करें तो बड़े त्रिभुज का कितना हो जाएगा, तो बड़े त्रिभुज का √3/4 और उसकी जो भुजा थी, भुजा कितनी थी 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 × 6। ठीक, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 तिया 6 यानी 3 तिया 9, 9√3। ठीक, इतना हो जाएगा, ये हमारा बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ पर हम देखिए बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 1 2 और 3 इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना बचेगा, सिर्फ इतना एरिया बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर 9√3 माइनस कर देंगे 3√3, अब हमारा कितना बचा 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर, तब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया और इस समबाहु त्रिभुज में ABC, ठीक,
और इसमें क्या किया गया है कि AD लंब डाला गया है BC पर, तो BC पर लंब डाला गया है AD, ठीक। ये क्या हो जाएगा हमारा AD, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो होती है वो आपकी समान होती है, यानी कि इसकी ये भुजा जो होगी वो भी A होगी, ये भी भुजा A होगी और ये पूरी भुजा भी A होगी, ठीक। अब यहाँ पर ये जो है AD, ये क्या होता है, ये हमारी हाइट होती है त्रिभुज की, ठीक। यदि ये पूरे त्रिभुज की बात की जाए तो पूरे त्रिभुज में तो ये हाइट होती है, लेकिन आधे त्रिभुज में बात की जाए तो आधे त्रिभुज में ये लंब होता है, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हाइट क्या है, यहाँ पर हाइट है हमारी AD, ठीक। अब यहाँ पर हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा √3/2a। ये किसके बराबर है, ये क्या है आपका AD है, ठीक। यदि हम A की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, AD ये गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा और ये भाग में है तो ये गुणा में चला जाएगा, ठीक। A की वैल्यू हमारी इतनी आ जाती है, ठीक। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया था AB² + BC² + CA²। यदि हम यहाँ पर लिखें AB² + BC² + CA², तो आपको पता है कि AB, BC और CA ये तीनों क्या हैं, सारी तीनों ही त्रिभुज की भुजाएं हैं और इस त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं वो सारी समान हैं, यानी कि उन्हें हम A बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये क्या है A², ये क्या है A² और ये क्या है A², यानी कि हम बोल सकते हैं 1 2 3 3A², हम इतना बोल सकते हैं। जब हम इतना बोल सकते हैं तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं 3 × A की वैल्यू कितनी है हमारी, A की वैल्यू है हमारी AD × 2/√3 और यहाँ पे A का स्क्वायर किया जा रहा है तो यहाँ पर इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ से देखते हैं इसे, जैसे कि 3 × AD² हो जाएगा, AD² × 2 × 2, ठीक। या फिर हम इसे डायरेक्ट स्क्वायर ही कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा और 4 का इंटू इसमें करेंगे तो ये 12 AD² हो जाएगा, ठीक। अपॉन यदि √3 की बात की जाए तो √3 कितना हो जाएगा, ये आपका 3 ही हो जाएगा, ठीक। और 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 AD², ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर बोला गया है 2 समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:36 है, तो उनके लंबों का अनुपात क्या होगा। काफ़ी इजी प्रश्न है। जैसे कि यहाँ पर हम एक त्रिभुज ले लें, ये हमारा एक त्रिभुज है और इसकी प्रत्येक भुजा हम मान लेते हैं, जैसे कि इसकी प्रत्येक भुजा मान लेते हैं ये कि A और A, ठीक है। और ये हमारे एक त्रिभुज है और इसकी प्रत्येक भुजा मान लेते हैं, जैसे कि इसकी A मानी है तो इसकी B मान लेते हैं, ठीक। तो इसकी हमने B मान ली, ठीक। तो उसने बोला है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है। यदि क्षेत्रफलों की बात करें तो देखिए √3/4 A² अपॉन इसकी भुजा क्या मानी है हमने √3/4 B², ठीक। अब इनका रेशियो कितना दिया हुआ है 25/36, ठीक। रेशियो का मतलब बट्टे ही होता है, ये चीज़ आप याद रखिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2:3, तो इसका मतलब होता है 2/3, ठीक। तो इसे देखते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा √3/4 और √3/4 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। यहाँ पर है आपका A² और यहाँ पर है B², यानी कि हम इसे यदि A बोलें और इसे हम यदि B बोलें तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायरों की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और यहाँ पर A/B, A और B का रेशियो कितना निकल कर आएगा 5 और
6। क्लियर है? ठीक, क्योंकि 5 का 25 और 6 का 36। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बोला गया है लंबों का अनुपात क्या होगा, और लंबों का क्या होता है √3/2a अपॉन √3/2 और यहाँ पर क्या है b। ठीक, भुजा ही रखी जाती है यहाँ पर। ठीक, तो ये यहाँ पर a भुजा है तो यहाँ पर a भुजा रखिए, यहाँ पर b भुजा है तो यहाँ पर b भुजा रखिए। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा √3/2 और a के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं 5 रख सकते हैं। ठीक, 5 हो जाएगा अपॉन यहाँ पर है √3/2 इंटू यहाँ पर कितना रख सकते हैं b के स्थान पर 6 रख सकते हैं, तो b के स्थान पर 6 रख देते हैं। ठीक, 6 है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर देखोगे आप √3/2 से √3/2 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आया 5/6 यानी कि 5/6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमसे पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज के केंद्र से भुजाओं पर लंबवत लंबाइयाँ क्रमशः √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं, तब त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। इससे संबंधित हमने आपको एक पॉइंट बताया था, हमने आपको बोला था इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर यदि हम एक समबाहु त्रिभुज बना देते हैं, यहाँ पर हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया और इस समबाहु त्रिभुज के केंद्र से, यहाँ पर ये केंद्र है और केंद्र से लंबवत दूरियाँ, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये एक लंब डाला गया और यहाँ पर इस प्रकार से ये एक लंब डाला गया और यहाँ पर इस प्रकार से ये एक लंब डाला गया। ठीक, अब यहाँ पर हमने आपको बोला था कि ये जो आपकी लंबाइयाँ होती हैं, ये सारी ही लंबाइयाँ, जो तीनों लंबाइयाँ, सॉरी 3 ही लंबाई होती हैं, तो तीनों जो लंबाइयाँ होती हैं ये हमारी त्रिभुज की हाइट के बराबर होती हैं। यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं कि h = यहाँ पर लंबाइयाँ कितनी दी हुई हैं, जैसे कि हम इसकी माने √3 और इसकी 2√3 और इसकी 3√3। ठीक, तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे, जैसे कि √3 + 2√3 + 3√3। ठीक, यही हो जाएगा हमारा। अब आपको अच्छे से पता है कि हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो √3/2a। ठीक, इतना होता है। अब ये क्या हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 6 यानी कि 6√3। ठीक, अब यहाँ पर a = 6√3। अब यहाँ पर ये आपका इंटू में है तो ये भाग में आ जाएगा √3 और यहाँ पर ये भाग में है तो इंटू में चला जाएगा 2। √3 से √3 कैंसिल यानी कि 6 दूनी 12। भुजा की लंबाई कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो 12 सेंटीमीटर ये भुजा की लंबाई आ गई। अब आपको अच्छे से पता है कि परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। यदि एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो 3 की कितनी होगी 36 सेंटीमीटर। ठीक, तो 36 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर, एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतर्वृत्त दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें यदि देखिए क्षेत्रफल की बात की जाए तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका πr²। और πr² यानी कि r यानी कि त्रिज्या, तो हमें दोनों की त्रिज्या चाहिए। हमें त्रिज्या पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ पर बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है भुजा बट्टे √3। ठीक, और अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका भुजा बट्टे 2√3। ठीक, ये होते हैं। ठीक, तो इन्हीं को हम ले लेते हैं, यही हमारी त्रिज्या हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर बड़े वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो सबका देखिए क्षेत्रफल एक ही होता है πr²। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम पाई
आर स्क्वायर के स्थान पर a/√3 का स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक। और यहाँ पर अंतर की बात कर रहा है तो अंतर कर देते हैं। इसके बाद पाई a/√3 का स्क्वायर, ठीक। और कितना दिया हुआ है अंतर इन दोनों का? 44, ठीक। अब यहाँ पर पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई यहाँ आ जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा आपका a² और ये हो जाएगा आपका 3 माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका a² अपॉन ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 हो जाएगा इक्वल टू 44, ठीक। और यहाँ पर पाई ये 12 है, 12 एलसीएम हो जाएगा, ये 4a² हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा आपका a², ठीक, इक्वल टू 44। इसके बाद यहाँ पर है हमारा, देखिए 4a² माइनस a² तो कितना हो जाएगा? 3a² अपॉन 12, ठीक, इक्वल टू 44, ठीक। अब पाई का मान होता है आपका 22/7, मतलब 22/7 इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7/22, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 2 बार कट जाएगा और ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक। जैसे कि यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर है आपका 3a² अपॉन 12 बराबर 14, ठीक। अब यहाँ पर 3 चौक 12, ठीक। इसके बाद a² इक्वल टू 14 × 4 a बराबर 56 आ जाएगा ये रूट में, ठीक। अब यहाँ पर हमें भुजा मिल चुकी है और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल के लिए आपको अच्छे से पता है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 a²। तो a² की जगह पर हम क्या रखेंगे? √56 × √56। तो यहाँ पर ये √56 ये कितना हो जाएगा? ओनली 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर √3/4 × 56, ठीक। यहाँ पर ये 14 से कट जाएगा, 14 चौक 56 होता है, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 14√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक। तो अच्छा प्रश्न था, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि QR बराबर RS तथा P को S से मिलाया जाता है, तब कोण PSR कितना होगा? ये हमसे पूछा गया है। तो इसे देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया और यहाँ पर बोला गया है ये त्रिभुज कौन सा है? PQR। ये PQR त्रिभुज है और देखिए ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सारी भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी, ठीक। अब यहाँ पर बोला गया है कि QR को S तक बढ़ाया गया, QR को S तक आगे बढ़ा दिया गया, S तक आगे बढ़ाया गया तो ये इनको मिलाना तो होगा ही, ठीक। S तक आगे बढ़ाया गया कि QR, ये QR जो है वो RS के बराबर है, ये जो भुजा है ये इसके बराबर है। तब यहाँ पर बोल रहा है P को S से मिलाया जाता है, तब कोण PSR ये वाला कोण हमसे पूछा गया है, ठीक। तो काफ़ी इजी प्रश्न है ये। देखिए यदि एक समबाहु त्रिभुज है तो हमें पता है कि उसके प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? 60 डिग्री होगा, ठीक, 60 डिग्री होगा। अब यहाँ पर ये वाला जो कोण है ये हमसे पूछा गया है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये भुजा जो है ये इसके बराबर है। यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं PQR और एक त्रिभुज बन रहा है PR और S। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसकी ये वाला जो त्रिभुज है PQR, इसकी तो तीनों भुजाएं बराबर हैं क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ पर देखोगे तो PRS, ये जो त्रिभुज है इसकी दो भुजाएं समान हैं, एक ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा। क्यों? क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है, जब इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर है तो ये जितनी होगी उतनी ही तो ये होगी, क्योंकि ये भी तो एक समबाहु त्रिभुज है ना, ठीक। तो यहाँ पर ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया जिसकी दो भुजाएं समान है। तो आप अच्छे से जानते हो कि जब एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं समान हो
तो उन भुजाओं के सामने वाले जो कोण होते हैं वो आपस में समान होते हैं। यानी कि ये भुजा जो है इसके सामने वाले ये कोण जो होगा और इसके सामने वाले ये कोण भी वही होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे, और हमने आपको एक और बात बताई थी, जब एक त्रिभुज हो और त्रिभुज के यदि यहाँ पर एक बाह्य कोण बनाया जाए तो ये बाह्य कोण जो होगा ये अंतः कोण, ये सामने वाले जो विपरीत दो अंतः कोण हैं इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। अब आपको अच्छे से पता है ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों ही बराबर होंगे। अब यहाँ पर ये यदि 60 डिग्री है, बाह्य कोण जो है वो 60 डिग्री है, तो इन दोनों का योग भी 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका मान 30 डिग्री होगा और इसका भी मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा 30 डिग्री। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज ABC में OA, देखिए एक समबाहु त्रिभुज, ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है ABC ABC। ठीक, इसमें बोला गया है AO BO और CO कोण द्विभाजक हैं। ठीक, कोण द्विभाजक हैं। O अंत केंद्र है, यानी कि यहाँ पर एक अंत केंद्र बन रहा होगा, और अंत केंद्र आप अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पर क्या है, AO। ठीक, ये AO हो गया, ये यहाँ पर BO और CO। ठीक, ये अंत केंद्र है और ये आपके कोण द्विभाजक हैं। ठीक, ये आपके कोण द्विभाजक हैं। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है मध्य बिंदु है DE और F, क्रमशः AO BO और CO के मध्य बिंदु हैं। तो D यहाँ पर मान लेते हैं, ये हो गया आपका D, और ये मान लेते हैं E, सॉरी B से है ना, तो यहाँ पर होगा आपका E और यहाँ पर F। ठीक, DEF क्रमशः AO BO और CO के मध्य बिंदु हैं। ठीक, मध्य बिंदु बना दिए। एक वृत्त जिसका केंद्र O है, यानी कि इसका केंद्र जो O है उसके बारे में बोल रहा है, DEOF से होकर जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक वृत्त बन रहा होगा। ठीक, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक वृत्त है। ठीक, अब यहाँ पर बोल रहा है DE और F से होकर जाता है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा। तो देखिए क्षेत्रफल के बारे में आप सभी जानते हैं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर, ये कितना दिया हुआ है 3 पाई। ठीक, यहाँ पर पाई से पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3 और आर बराबर कितना हो जाएगा √3। ठीक, यहाँ पर हमें त्रिज्या मिल चुकी है किसकी, वृत्त की। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या मिली है, जो वृत्त की अंतवृत्त की जो त्रिज्या मिली है उसकी वैल्यू कितनी है √3। हमने आपको थ्योरी में बताया था कि यदि स्मॉल r हो उसका रेशियो और कैपिटल R हो उसका रेशियो, यानी कि अंतवृत्त की त्रिज्या बाह्य वृत्त की त्रिज्या, या हम बोलें भुजा, तो इनका जो रेशियो रहता है वो क्या रहता है, इसका रेशियो 1 रहता है, इसका रेशियो 2 रहता है, और भुजा का रेशियो कितना होता है 2√3। और यहाँ पर यदि हाइट की बात की जाए तो हाइट का रेशियो रहता है आपका 3। ठीक, यही हमने आपको पढ़ाया था। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर बोल रहा है तब त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा। यदि ये एक समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पर ये जो इसकी भुजाएं होंगी उसका रेशियो कितना होगा 2√3। ठीक, 2√3 और 2√3। ठीक, यही रहेगा। यदि हम इसके रेशियो माने, देखिए ये तो आपके रेशियो हैं 2√3, अब यदि रेशियो में ही यदि इसका परिमाप निकालें तो परिमाप कितना निकलेगा, तो यदि तो परिमाप का अनुपात कितना हो जाएगा, देखिए 2√3 और 2√3 टोटल कितना हो गया 6√3। क्लियर है, इतना हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो त्रिज्या है अंतवृत्त की त्रिज्या यही हमने निकाली थी,
यानी कि एक रेशियो की वैल्यू, देखिए ध्यान से समझिए, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, √3। अब तो हम यहाँ पर बोले हैं कि 6√3, इसका रेशियो कितना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 6√3 इतने रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो हम बोलेंगे √3 × 6√3। अब √3 का √3 में इंटू होगा तो यहाँ पर 3 बन जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 6 × 3 18 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है, एक समबाहु त्रिभुज में एक वृत्त बनाया गया है और उस वृत्त में एक वर्ग बनाया गया है, तो त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज, ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक। अब इस समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या किया गया है, एक वृत्त बनाया गया है। तो यहाँ पर हमने एक वृत्त बनाया, ठीक। यहाँ पर एक वृत्त बनाया गया है और बोला गया है कि वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया है। तो यहाँ पर एक वर्ग बना देते हैं, जैसे कि ये एक वर्ग बना है, ठीक। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर सबसे पहले एक वृत्त बनाया गया और वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया, तो त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर कोई भी हमें वैल्यू नहीं दी गई है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए, पहले यहाँ पर यदि हम ये वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर ये जो अगर आपका वृत्त है, वृत्त की बात करें तो यहाँ पर यदि हम यहाँ पर एक मध्य बिंदु डालें, यदि हम मध्य बिंदु डालें तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, ये आपकी स्मॉल r कहलाएगी, यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। और अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो r = a/2√3 ये होता है आपका, ठीक। r की वैल्यू हम ये रख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो आपका चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज में यहाँ से इस मध्य बिंदु से यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये पूरी एक विकर्ण कहलाएगी। और विकर्ण जो होगा वो क्या होगा, इन त्रिज्याओं का दुगना होगा। क्यों, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो हम बोलेंगे a/2√3, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये भी हो जाएगी आपकी a/2√3, ठीक। अब यहाँ पर यदि हमें d चाहिए, देखिए ये पूरा क्या हो जाएगा, ये विकर्ण हो जाएगा, यानी कि d हो जाएगा, ठीक। तो देखिए ध्यान से देखिए, यदि हमें विकर्ण चाहिए तो हम क्या करेंगे, a/2√3 प्लस a/2√3 और यहाँ पर 2√3 जो होगा वो आपका एलसीएम आ जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, a और a 2a हो जाएगा। अब ये जो 2a है, यहाँ से 2 से 2a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचा, तो d बराबर आ गया हमारा a/√3, ठीक। इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर बोल रहा है त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 a² ये होता है, और इसका रेशियो, और किसका रेशियो, वर्ग का। तो वर्ग का, देखिए वर्ग में क्या होता है कि वर्ग का एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a², ये आप सभी जानते हो। लेकिन एक फॉर्मूला ये भी होता है d²/2, यानी कि विकर्ण का वर्ग बट्टे 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d²/2, ठीक। एक ये फॉर्मूला भी होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो √3/4 a² और यहाँ पर d² करेंगे, ये हमारा d है, यानी कि देखिए a/√3, इसका यदि आप स्क्वायर करते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a², ठीक, अपॉन ये √3 क्या हो जाएगा, ओनली 3 बचेगा। और यहाँ पे इसके साथ जब कैलकुलेशन करेंगे, बट्टे में 2 लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 इसके साथ आ जाएगा × 2, ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से इसे कैंसिल कर दीजिए, 2 दूनी 4, ठीक।
अब यहाँ पर देखेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आया हमारा √3/2, ठीक, रेशियो 1/3। अब 3 का इसमें इंटू कर दीजिए, कितना आया 3√3, ठीक। अब इसके बाद रेशियो इसका इंटू इसके साथ कर दीजिए, कितना आया 2, ठीक, 2 है ना, तो 2 आ गया। तो यहाँ पर रेशियो कितना निकला हमारा 3√3/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी आपको। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज और उसके परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक परिवृत्त बनाया हमने और इस परिवृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पर इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है। तो आप याद रखिए, जैसे कि हमने आपको बताया था कि देखिए, यदि यहाँ पर स्मॉल आर यानी अंत्यवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या और हाइट और भुजा, इतना तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। इनका रेशियो कितना होता है, इसका 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 2√3, ठीक, ये रेशियो रहते हैं इनके। अब आप ध्यान से समझिए, इसका जो यहाँ से रेशियो होगा ये कितना होगा 2√3 और इसका 2√3, या फिर 2√3 रहेंगे, भुजा इसकी 2√3 है, ठीक, 2√3। यदि स्मॉल आर की बात की जाए तो वो तो आपका 1 है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल आर की बात की जाए परिवृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पर परिवृत्त की त्रिज्या की बात कर रहे हैं हम, तो उसका रेशियो कितना है 2 रेशियो है, ठीक। इतना सा आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखेंगे आप, तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है √3/4a²। इसका रेशियो किसके साथ, परिवृत्त के क्षेत्रफल के रेशियो के साथ। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल दे जैसे कि πr², हमेशा ही जो त्रिभुज वृत्त जो होता है उसका क्षेत्रफल तो हमेशा πr² ही होता है, चाहे वो अंत्यवृत्त हो चाहे बाह्यवृत्त हो। लेकिन यहाँ पे त्रिज्या जो होती है, कभी ये यदि बड़ी आर दिखेगा तो आपको ये परिवृत्त है, यदि छोटा आर दिखेगा तो वहाँ पर ये अंत्यवृत्त है, ठीक। अब यहाँ पर √3/4, ए की रेशियो हमारा यहाँ पर कितना है, तो ए का रेशियो है 2√3 और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक। रेशियो पाई आर यहाँ पर कितना है, तो आर है यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर करना है, ठीक। अब यहाँ पर √3/4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू √3 का 3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर पाई यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना हो गया 3√3 रेशियो 4π, इतना हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारे ये नेक्स्ट 2 प्रश्न हैं, इन्हें देखते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। और आपको अच्छे से पता है समबाहु त्रिभुज में माध्यिका हो या लंब हो या उस त्रिभुज की हाइट हो, तीनों ही एक ही चीज़ें होती हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है आपको h = क्या है 6√3 और आपको अच्छे से पता है हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो √3/2a ये होता है। तो a = क्या हो जाएगा 6√3। अब यहाँ पे ये इंटू में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा और ये डिवाइड में है तो ये इंटू में चला जाएगा, ठीक। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर, ठीक। a की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर पूछा गया है कि परिमाप क्या होगा। अब आपको पता है एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो 3 भुजाओं की लंबाई कितनी होगी 36 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद यदि एक समबाहु त्रिभुज की शीर्ष लंब, देखिए शीर्ष लंब बोलिए
या फिर लंब बोलिए या माध्य का बोलिए, बात एक ही होती है। ठीक, तो लंबाई कितनी दी हुई है 2√3 सेंटीमीटर। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ परिमाप पूछा गया था, यहाँ क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखते हैं, तो h की वैल्यू कितनी, h का फॉर्मूला क्या होता है √3/2a, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 2√3। ठीक, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2√3 अपॉन, यहाँ पर √3 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 2 यहाँ पर इंटू में चला जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आएगी 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पर एक भुजा की लंबाई है। अब यहाँ पर पूछा गया है क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है √3/4a²। तो यहाँ पर √3/4a² कितना है यहाँ पर, यानी कि 4, तो 4 × 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर बोला गया है जी समबाहु त्रिभुज ABC का केंद्र है, AB 10 सेंटीमीटर है, तब AG क्या होगा। यानी कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ABC ये ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें बोला गया है G केंद्र है। ठीक, यहाँ पर G केंद्र है और AB की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। AB की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या है सबकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ पर AG की लंबाई कितनी है, तो AG इसकी लंबाई कितनी है, तो देखिए यहाँ पर हमने आपको पहले ही बताया था स्मॉल r, कैपिटल R, हाइट और भुजा, इनके रेशियो आपको पता रहने चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर ये जो AG है ये क्या है आपका 2 रेशियो यही रहेगा, और भुजा क्या है 2√3, इसका रेशियो ये रहता है। ठीक, तो आप ध्यान से देखिए 2√3 इसका रेशियो कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो एक का रेशियो कितना हो जाएगा 10/2√3, 2 पंजे 10 यानी कि 5/√3, ये एक का रेशियो है, एक रेशियो की वैल्यू है ये। ठीक, अब यहाँ पर पूछा गया है AG का मान कितना होगा, तो AG क्या है हमारा यही तो है 2 रेशियो, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 5/√3 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 10/√3। ठीक, अब यहाँ पर आंसर ये भी हो सकता है आपका, लेकिन ये आंसर आपका कभी भी आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पर आपको आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा वो हम आपको बताते हैं। ये आपका आंसर कभी देखने को मिल भी सकता है और नहीं भी, लेकिन ये आंसर आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, लेकिन आंसर आपका यही है। ठीक, अब आपको बताते हैं हम आंसर यहाँ पर रखे क्या जाते हैं, ऑप्शन में यहाँ पर आंसर क्या होते हैं। ठीक, तो आपने एक सुना होगा जो भिन्नों में हमने एक टॉपिक बताया था कि हर का परिमेयकरण, तो हर का जो परिमेयकरण होता है वो यहाँ पर होता है। जैसे कि काफ़ी प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो 10/√3, तो हर का परिमेयकरण करेंगे, या फिर आपसे बोल दिया जाए जैसे कि 1/3 + √10, इस प्रकार से बोल दिया जाए कि इसमें हर का परिमेयकरण कीजिए, तो काफ़ी तरह से किया जाता है। ठीक, तो वो सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ा रखी हैं पहले से ही, बीजगणित वाले टॉपिक में जाओगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाएंगी, हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। अब इसमें हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं वो चीज़ देख लीजिए 10/√3। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपका √3 है हर का परिमेयकरण करते हैं, और हर का परिमेयकरण करते हैं तो हर जो है उसका हम ऊपर नीचे दोनों साइड गुणा कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर भी √3 हो जाएगा और यहाँ पर भी √3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर हो जाएगा 10√3 अपॉन, और √3 का √3 में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आपको आंसर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक, आंसर आपको ये वाला देखने को मिलेगा, ये वाला आंसर आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। वैसे आंसर आपका यही है, सिर्फ इसका करना क्या है हर का परिमेयकरण करना है। ठीक, अब दूसरी चीज़ हम आपको एक और बता देते हैं, यहाँ पर ये चीज़ हम सीख रहे हैं तो एक और चीज़ बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 2 अपॉन, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं 1/3 + √3, इसमें हमें हर का परिमेयकरण करना है। देखिए x + 1/x,
ये वाले इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इनमें ये बहुत ज़्यादा काम आता है। तो यहाँ पर इनकी जो x की वैल्यू दी हुई होती है और यहाँ पर 1/x की वैल्यू हमें निकालनी होती है, तो वहाँ पर बहुत प्रॉफिट होता है इससे। ठीक, तो यहाँ पर ये वाले जो प्रश्न होते हैं बहुत ही ईजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, यदि आपने ना देखा हो तो वो वीडियो देख लेना। इसे देखते हैं, यदि हमें इस प्रकार से करना हो, इसका हर का परिमेयकरण करना हो, तो आप हमेशा ही याद रखोगे इन दोनों में हमेशा ये जो चिन्ह है ये क्या है, प्लस है, और आपको क्या कर देना है, सिर्फ माइनस का चिन्ह कर देना है, यानी कि 3 माइनस रूट 3, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर दिया अपॉन 3 माइनस रूट 3, सिर्फ इतना कर देना है। अब आप इसमें इंटू कर लेंगे और यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तब कैपिटल R यानी कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक, तो यहाँ पर अंतःवृत्त की त्रिज्या दी हुई है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, और हमने आपको बताया था कि बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो अंतःवृत्त की त्रिज्या की दुगनी होती है। तो कैसे भी कर लीजिए इसे, जैसे कि आप ऐसे रेशियो से करना चाहें। यदि आप देखिए बाह्य वृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या यही तो पूछी है, तो यहाँ पर R, तो इनका रेशियो कितना होता है 1:2, यही रेशियो रहता है। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर अंतःवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 8 दी हुई है। ठीक, और यहाँ पर परिवृत्त की पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या होगा 8 गुणा 2, कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक, इतना हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या दोगुनी होती है किसकी, अंतःवृत्त की त्रिज्या की। आप ऐसे रख लीजिए, तो R = 2 इंटू यहाँ पर ये अंतःवृत्त की त्रिज्या है, ये कितनी है 8, तो कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तब हाइट कितनी होगी। तो ध्यान से समझिए, R इसका रेशियो कितना होता है 1 और H इसका रेशियो कितना होता है आपका 3। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर H की यहाँ पर रेशियो कितना होता है 3, तो 3 का वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 गुणा 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। समझ लीजिएगा, यहाँ पर भुजा दी हुई है 6 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये R स्मॉल है, यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए भुजा का रेशियो कितना होता है 2√3, और 2√3 की वैल्यू कितनी है 6, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/2√3, और यहाँ पर 2 3 6 यानी कि 3/√3, इतना आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आंसर आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। यदि देखने को मिलता है तो डायरेक्ट आप ऑप्शन जो भी ऑप्शन होगा आपका वो क्लिक कर दोगे। यदि ऑप्शन नहीं दिखता है ये वाला, तो आपको क्या करना है 3/√3 इंटू √3/√3। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3√3 अपॉन 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितने बचेगा √3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, हर का परिमेयकरण करना है जब कभी भी आपकी ऐसी वैल्यू आए। ठीक, यहाँ पर बोला गया है स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, तब भुजा क्या होगी। तो आपको अच्छे से पता है, देखिए स्मॉल r होता है एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 8, और यहाँ पर क्या है भुजा का रेशियो कितना होता है 2√3, और 2√3 की वैल्यू निकालेंगे 2√3 इंटू 8, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16√3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस पर नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर है, तब परिमाप क्या होगा। तो ध्यान से देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a/2√3। ठीक, अब यहाँ पर ये r की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 दी हुई है, 3 बराबर a/2√3, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी अभी 3 दूनी 6, 6√3। ठीक, ये आपकी a की वैल्यू हो गई, यानी कि भुजा निकल कर आ गई। तो परिमाप क्या है 6√3 गुणा 3, तीनों भुजाएं 6 3 18, 18√3 सेंटीमीटर, ये आपका परिमाप हो जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। यदि किसी प्रकार का यदि कोई कन्फ्यूजन है या कोई भी डाउट है
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपका कन्फ्यूजन या डाउट होगा वो आपका दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।